ज़रा सोचिए, आप किसी से प्यार करती हो और वो इंसान आपको छोड़कर अचानक से चले जाए और 7 साल तक गायब हो जाए। उसके बाद वो वापस दिखे तो उस टाइम पे वो एक बच्चे के साथ दिखे, तो आपको कैसा लगेगा? और ड्रामे में ढेर सारा लव, रिवेंज, रोमांस सब कुछ है जो आप लोगों को अंत तक बांध के रखेगा। हे गाइस, वेलकम टू माय। अगर तुम मेरे साथ रहोगे उस टाइम पे मुझे फ़ायदा मिलेगा। ये सुनने के बाद वो हँसता है और वो बोलता है, यू मीन तुम कल रात मेरे साथ जो सोई हो उसका इन रिटर्न ये चाहती थी तुम? तभी वो बोलती है, तुम जो भी समझो। ये सुनने के बाद वो हंसता है और उस टाइम पे वो बोलता है कि नहीं, मुझे एक बात बता, तुम ये सब कुछ किस हक से बोल रही हो? अपने बॉस के लिए काम करने वाली लड़की या फिर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो अभी भी मेरी अर्जेंट गर्लफ्रेंड बनने के लिए विलिंग है? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि भूल जाओ, तब मैं खुद ही कर लूँगी। ये सुनने के बाद चैन बोलता है कि 7 साल के बाद जो भी था वो ऐसे ही खराब होने नहीं दे सकता ना, और ऐसे भी हम दोनों के इसमें जो भी है ना वो बहुत ही स्पेशल है। तुम मानो या ना, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाओगे उस टाइम पे। ये सुनने के बाद यांसी बोलते कि छोड़ो, जाने दो, अगर ऐसी बात है ना तो मैं कुछ और तरीका ढूंढ लूंगी, ऐसा बोलती है। और उस टाइम पे हमें दिखा जाता है चेन था वो सोचता है इसके साथ आर्ग्यूमेंट करना बेकार है, इसीलिए वो उस बात को वहीं पर जाने देता है। जो था वो यांसी को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जो सोया हूँ कल रात उसको तुम ऐसे यूं ही जाने नहीं दे, मैं तो अपना पोजीशन जरूर मांगूंगा। ये सुनने के बाद यांसी बोलती है कि इनको मैं पोजीशन देती फिरूंगा। तभी वो बोलता है कि आर यू ट्राइंग टू से कि मैं एक रैंडम हूँ? ये सुनने का तो बोलती है कि हाँ तुम एक रैंडम हो, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते ना उस टाइम पे मुझसे कुछ उम्मीद मत रखो, ऐसे भी जो भी हुआ उसमें मैं नहीं तुम भी। वो बोलती है ऐसे भी हम दोनों के बीच जो भी है उसमें तो दोनों का ही फायदा हुआ है ना, और मैं ये कंसिडर करूंगी कि मैं अपने एक्स के साथ 7 साल के बाद दोबारा अच्छा टाइम बिताए, और ये सोच लो कि तुम्हारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था, ऐसे भी तुम तो मुझे पाने के लिए मरे जा रहे हो ना, ऐसा हो बोलती है। और युजन का दोस्त बोलता है कि तुम सच्ची में इतनी बदल गई हो या फिर? तभी वो बोलती है कि मैं कितने लोगों के साथ सोचूंगी तो कितना को याद रखूंगी, ये बस कैजुअल था, इतना ही याद रखो, ऐसा बोल देती है। और उसके बाद वो बहुत गुस्से में आता है, उससे बोलने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। ये सुनने के बाद से बोलती है कैपेबल हूँ और मैं ये साबित करने के लिए अपने आप को सक्सेसफुल साबित करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है, एक काम करो, कंप्लेन कर दो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, चलो देखती हूँ होगा मेरे साथ। उसके बाद ऐसा वो बोल के वहाँ से वो चली जाती है, बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। नैन्सी अपने मॉम और डैड के पास गई हुई होती है और वहाँ पर उसको उससे मिलती है जिसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और वो सिर्फ उसके साथ अच्छे से बातें क्या करती थी। वो वन ऑफ सर्वाइव सिस्टर थी जो एक्सीडेंट के बाद बची हुई थी। और हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम जो थी उसे सजेशन दे रही होती है कि उसे अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी वो विथआउट मैरिज कभी भी नहीं संभाल पाएगी। पहले पहले तो मना करती है लेकिन मॉम तो मॉम होती है, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके यांशी को हाँ बुलवा लेती है। यांशी जा रही होती है और तभी उसे कॉल आता है। कॉल में असिस्टेंट बोलती है काम करने के लिए हाँ बोला है, लेकिन उनका कंडीशन ये है कि वो चाहते हैं हमारी तरफ से सिर्फ आप ही रिप्रेजेंट करो। तुम सच में मना नहीं कर पाई? यांशी बोलती है डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगी, ऐसे भी इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, मुझे इतना तो एक्सपेक्ट कर लेना ही चाहिए था उससे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता जान हो रही होती है, वो सोच रही होती है कि ये बंदा मेरा पीछा तो नहीं छोड़ने वाला, लेकिन मुझे इसको रोकना पड़ेगा, तो अब मैं गलत उम्मीद नहीं दे सकती। और हमें दिखाया जाता है लेट नाइट काम खत्म करके जब वो घर जाती है तो वहाँ तब बेबी बात कर रहा होता है शेन से। वो सॉरी बोलते कि बेटा मैं लेट हो गई, तभी वो बोलता है कोई बात नहीं मम्मा, अंकल बहुत अच्छे अच्छे जो क्रैक कर रहे थे तो मैं तो बस वो सुन रही थी, सुन रहा था बोलकर वो स्माइल करता है। और हमें दिखाया जाता है यांशी जो थी वो तभी अपने फ़ोन पर मैसेज करती है सेन को कि वो उससे मिलना चाहती है। के बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे से काम शुरू होता है जहाँ पर मॉडल्स अपना काम कर रहे होते हैं। जो था वो ज्यादा भाव वहाँ पर दे नहीं रहा था, वो तो बस यांशी के आसपास होने के बहाने ढूंढ रहा था। यांशी उसे क्लियरली बताती है कि दोनों का एक्सीलेशन है, काम के बीच में नहीं आएगा, आप प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करे। तभी वो मना कर देता है, ये बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे तरफ से अप्रूवल चाहिए मैं तुम्हारे लिए आराम से काम कर लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। मना करती है, और उससे 1 मिनट का टाइम देके बोलता है कि मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ और मुझे पता है तुम्हारे दिल में भी मुझे तुम्हारे दिल में जो छुपा हुआ बात है उसको बाहर निकालना है, और मुझे ये पता है कि मैं वो कर लूँगा। बोल मुँह बंद करवाता है, शाम 8 बजे उससे मिलने के लिए बुला लेता है। यांसी सेन के घर पे जाती है। आज भी उन दोनों के साथ में बिताए हुए पल के सारी मेमोरीज वहीं पर था।
उसके साथ की फोटोज, उसके स्वीट मेमोरीज, उसके गिफ्ट जो देखकर यान्सी थोड़ी सी इमोशनल होती है। उसके पास जाती है, वो खाना बना रहा होता है। यान्सी उसे बोलती है कि तुम्हारा ये सब करना बहुत यूजलेस है, तुम अच्छे से जानते हो। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है कि तुम आओ बेबी। और तभी उसे गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ तुम्हारा करना इम्पॉसिबल है। अपना भी मत कि मैं तुम्हें कोई ग्रीन सिग्नल दूंगी या कुछ ऐसा होगा। वो उससे बोलता है बहुत ज्यादा टेंशन में हो ना, इसलिए चुपचाप बैठो, मैंने तुम्हारे स्पेशल डिशेस रेडी की हुई है। ऐसा उससे बोलते कि अगर काम की बात ना होती ना, मैं कभी भी यहाँ पर आती भी। वो बोलता है बेबी खाओ, लेकिन वो मानती नहीं। वो बोलता है कि अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो किस करने लगता है, यहाँ से उसे धक्का देती है और बोलती अगर लोगे तुम्हें समझ नहीं है, हमारे ये सब कुछ करना ना मीनिंगलेस है। अगर तुम यही सारी चीजें करने वाले हो, काम का बहाना लेकर दिन यार मैं जा रही हूँ और मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। वो उसे रोकता है और वो बोलता है मेरी से कोई गलती हुई है, मुझे 5 साल पहले मैं तुम्हारे लिए गुड इनफ बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मुझे ऐसा गुड फॉर नथिंग जो सिर्फ अपने पेरेंट्स के बलबूते के बढ़ रहा है, वो क्या ही कर पाएगा। लेकिन अभी मैं बहुत बदल गया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने का, एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने का, एक अच्छा फादर बनने का, प्लीज़ बोलकर वो रोते रोते जमीन में बैठ। और तभी वो उससे बोलती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, फिर भी तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है अभी तुम्हारे मन में जो भी फीलिंग है ना मेरे लिए, मुझे लेकर गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर तुम मेरी बात मानोगे। तो प्लीज़ बेबी एक मौका मुझे दोबारा दो प्लीज़ बोल के वो तो रोने लगता है। यान्सी परेशान होती है, वो उससे वार्न करती है कि ऐसी हरकतें करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यान्सी इस बार नहीं पिघलने वाली थी। और वो बोलती है साल पहले तुम्हें कुत्तों की तरह इस्तेमाल किया था, अपना पेट बनाया था और उसके बाद छोड़ दिया था। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए बोल। और वो बोलता है कि अगर 7 साल पहले मुझे अपना पालतू बना के तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो एक काम करो, दोबारा मुझे अपना पालतू बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओनली मी प्लीज मुझे एक मौका तो बोल के रोने लगता है। यान्सी उसे धक्का देख के गुस्से में वहां से निकल लेती है। मन ही मन में सोचता है कुछ भी करूंगा लेकिन तुम्हारा दिल दोबारा जीत कर रहूंगा और तुम्हें अपना जरूर बनाऊंगा, इस बार मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं। ऐसा सोच के और उसी परेशान घर पे होती है। तभी उसे उसकी बॉस का कॉल आता है और उसके दोस्त का कॉल आता है। वो बोलने लगती है कि पता नहीं तुमने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन बहुत खुश है और वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है, तो हमें आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो बोलते पर मैंने तो वो सोचती कि वो तो लड़ाई करके आई थी उसके साथ, लेकिन शेन उसके साथ काम करने के लिए तैयार है, मीन्स की बात बहुत बड़ी। और वो अभी भी हार नहीं माना था। वो बोलते कि ठीक है मैं साइन कर लूंगी। उसके बाद वो नेक्स्ट डे उसके ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद दिखाया जाता है तो उसे देखे बगैर चुपचाप वापस जाती है और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है। वो एक बार भी उसे नहीं दिखती। वो मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं इतना स्कैरी हूँ जो मेरी एक्स मुझे देखना भी नहीं चाहती, लेकिन वो सोचता है फिर भी मुझे हार तो नहीं मानना। और हमें दिखाया जाता है तभी उसको मैसेज आ रहा होता है जो उसकी मॉम ने ब्लाइंडेड अरेंज किया हुआ था और उसके साथ इस वीकेंड मिलना चाहता था। भले ही यांसी ने उसे हर बार मना किया हो, लेकिन सोचती कि मैं हर बार मना करती रहूंगी तो कैसे चलेगा। अगर मैं इसके साथ बात करूंगी तो ऐसा हो सकता है कि शेन को बुरा लगे और वो मुझसे दूर चला जाए। दोबारा हार्ट ब्रेक होकर बेटर बोल के मिलने के लिए ओके बोल देती है। यांसी को लोलो बोलता है कि मुझे अंकल से बात करनी है, क्या आप अंकल से इनको बुला सकती हो, क्योंकि लास्ट टाइम दोनों में अच्छी बात हुई थी और दोनों में लास्ट टाइम अच्छी खासी बात हुई थी और बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई और वो उसके साथ अच्छी स्टोरी शेयर किया करता था जो उसको पसंद तो आया था। लेकिन यांसी बोलती है कि अंकल को बहुत सारे काम होते हैं हमारे साथ बात करने के अलावा, तो मैं आप स्टोरी सुनाया करूँगा। वो बोलता है पर मुझे अंकल के साथ बात तो करनी थी। कोई बात नहीं मम्मा, ऐसा वो बोलता है और हमें दिखाया जाता है अब जब ये लोग जा रहे होते तो उस टाइम पे लोलो का असली फादर वहाँ पर आ पहुँचता है बात करने के लिए। लेकिन यांसी कभी भी उस चेहरा या फिर उसका साया भी लोलो के आसपास आने नहीं देना चाहती। और हमें दिखाया जाता है ओ यांसी को धमकाता है कि उसके बेटे के बीच में ना है, बेटे और बाप के बीच में, उससे धक्का देकर वाल पे ठुकराता है और उसके बाद वो अपने बच्चे को उठाकर गाड़ी में डालता है। लेकिन वहाँ पर सही वक्त पर बंदा पहुंच जाता है। शेन को देखने के बाद लोलो का फादर बोलता है कि अभी तुम मेरे बेटे के बीच में ना आओ, मैं तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी करना नहीं चाहता। वो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ दुश्मनी करने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक काम करो एम्बुलेंस बुला लेना क्योंकि तुम बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हो। उसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। शेन आराम से उसे हरा देता है, लेकिन वहाँ पर जब तक पुलिस वाले आते हैं तब तक उसका फादर था वो उससे एक रॉड से मार देता है और उसके बाद पुलिस वाले आकर उसे उठा के लेके चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है यांसी थोड़ी सी परेशान होती है, वो डॉक्टर को बुलाने की बात करती है, अस्पताल ले जाने की बात करती है, लेकिन वो मना कर देता है। ये बोलते हो कि मुझे बहुत पेन हो रहा है तो चलो तुम्हारे घर। ये सुनने के बाद तो बोलती है कि एक बात बताओ,
चोट लगने के बाद लोग अक्सर हॉस्पिटल जाते हैं, तो तुम्हें मेरे घर जाना है? मैं श्योर कि तुम्हें चोट ही लगी है या फिर बहाने ढूंढ रहे थे मेरे घर पे जाने के। वो उससे बोलता है कि मैं इस हालत में हूँ और अभी भी तुम सोच रहे हो कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, चुपचाप चलो चलो बोलकर उस शोल्डर पर हाथ रख के बोलता है चलो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और उसके बाद वो अंदर थोड़ा घबराया हुआ था और लोलो को शांत करने के लिए यांशी उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अंकल के साथ बात करनी है। अंकल क्या आप मुझे स्टोरी सुना सकते हो? बोलता है हाँ बेटा क्यों नहीं सुना सकता। वो बोलता है लोलो बोलता है पर मम्मा ने बोला आप बहुत बिजी हो तो आपके पास शायद टाइम नहीं होगा यहाँ पर रहने के लिए। वो बोलता है क्यों नहीं बेटा मैं यहीं पर रुकूंगा आज। और उसके बाद यांशी को बोलता है कि तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन बच्चे को क्यों मुझसे दूर कर रहे हो, बच्चा तो बच्चा है ना। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि आप इतने बड़ी कंपनी के सीईओ प्रेसिडेंट हो तो आपके पास इतना मामूली सा काम कैसे करने के लिए टाइम होगा। ऐसा बोल के वो बोलती है कि मैंने इसीलिए सोचा कि आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं करूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो, तुम सब कुछ कंट्रोल करना चाहती हो, लेकिन इतना जान लो कि मैं तुम्हें इतना कंट्रोल करने तो नहीं दूंगा। बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो यांशी होती है वो बोलता है मम क्या मैं अंकल के साथ दोस्ती कर सकता हूँ? वो बोलता है हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं आपको कब रोक रही हूँ, क्योंकि बच्चे की खुशी यांशी के लिए मैटर रखता था। और उसके वो बोलता है ठीक है बेटा। उसके बाद वो उसे बोलती है कि आप दोनों बात करो, मैं जाके कि अंकल के लिए मेडिसिन लिख के से ही वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो उसके पास आके बोलता है बेटा तो बताओ कौन सी स्टोरी सुननी है। तभी लोलो बोलता है अंकल मुझे आपके एक्चुअली कुछ बताना था, मुझे स्टोरी नहीं सुनना, मुझे तो आपके साथ रहना है। और क्या आप मेरे साथ इस वीकेंड घूमने जा सकती हो, क्योंकि सब लोग अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मेरे पास तो पापा नहीं है ना। इसने कहा तो बोलता है हाँ बेटा क्यों नहीं, तो हम आपकी मम्मा को भी लेके आएंगे। वो बोलता है मम्मा बहुत भी मम्मा इस वीकेंड किसी अंकल के साथ ब्लाइंड डेट पे जा रही है। क्योंकि वो शौक में आता है, वो सोचता है कि अच्छा मतलब ये अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन को एंट्री दे रही है इसलिए मुझे भगा रही है। बोलता है कोई बात नहीं बेटा, अगर आपकी मम्मा नहीं जा रही तो हम उनको आइज करेंगे। सिन के लिए मेडिसिन लेके जाती है और वो अप्लाई करने के लिए बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारी मदद करने चक्कर में खुद को घायल किया है ना, तो इतना तो घायल बनता है। वो बोलती है अगर ज़्यादा चोट तो हॉस्पिटल जाओ, यहाँ पर मुझे परेशान मत करो। वो बोलता है अगर लोलो को पता चलेगा उसकी मम्मी इतना ज़्यादा रूथलेस है तो उनको क्या लगेगा, उसको बेचारा बच्चा। और उसके बाद उसके चोट पर मलहम पट्टी करने लगती है और उसके बाद वो बोलते कि ऐसे इतनी चोट तो है नहीं जितना तुम रिएक्ट कर रहे हो। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम इतना भी दिल मत बनो, मुझे चोट लगी है। और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम्हें याद जब भी मुझे चोट लगती थी तुम पहले कितना अभी कितना बदल गए हो। तभी वो उससे बोलती है अगर तुम्हें पुरानी बातें करनी है तो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो उससे बोलता है कि यहीं पर रुकने वाला हूँ, आज मैं घर नहीं जाने वाला, क्योंकि हालत में मैं गाड़ी चलाऊंगा तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। उसके बाद वो उसे बोलती है कि सोफे में सो जाना। और उसके बाद वो बाहर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है यांशी थी उसके जाने के बाद शिन सोचने लगता है कि तुम इतने ज्यादा रूथलेस और हार्टलेस कैसे बन सकती हो। बाद हमें दिखाया जाता है यांशी सो रही होती है, जो सिर्फ बारिश हो रही थी और थंडरिंग भी हो रहा होता है। उसको सपने में फ्लैशबैक में याद आ रहा था सीन से बहुत डर लगता था और उसी दिन यांशी उसे छोड़ के भी गई थी। उठती और सोचती कि वो कहाँ पर होगा अभी, उसे डर तो नहीं लग रहा होगा। फिर बाद में सोचने लगती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, ऐसे भी हम दोनों तो एक्स है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है उसके साइड पर ही होता है और वो बोलता है वाइफी बहुत जोर हो रही थी तो आई एम सॉरी मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है मतलब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं पर नहीं रह सकता क्या? ऐसा बोलकर उसे जोर से करता है। वो बोलती है अभी कभी यहाँ से जाओ। वो बोलता है जरूरी नहीं ना हर बार हम लड़ाई करें या फिर हर बार हम एक दूसरे को ताने ही मारे, कभी कभी एक दूसरे को जोर से हक करना भी होता है। 7 साल का क्या ऐसे ही खत्म नहीं होता है। यांशी बोल के उसे हक करता है और वो बोलता है तुम जब भी मेरे साथ होती थी मुझे कभी भी डर नहीं लगा, लेकिन 7 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं होगा। आई मिस यू यांशी बहुत। ये सुनने के बाद वो बोल नहीं पाती और हमें दिखाया जाता है उसके वो वहाँ पर सिगरेट देखता है। वो बोलता है कि तुम स्मोक करती हो? बोलती है तुमसे मतलब? तभी वो स्मोक क्या करता था, तुमने ही मेरी आदत छुड़वाई, ये मेडिसिन आज भी मैं लेता हूँ। और उसके बाद वो बोलता है तुम भी ले लो, तुम भी छोड़ दोगी? डोंट। तभी वो बोलते कि मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत। अभी वो मेडिसिन मुंह में डालता है और उसके बाद उससे किस करता है, उसको मेडिसिन खिला देता है और वो बोलता है चलो बेबी गुड नाइट। ऐसे तो मैं यहाँ पर तुम्हें मिस कर रहा था, ऐसे प्रिटी लग रही हो, डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा बोल के बाय बोल के चला जाता है। यांशी अपने पुरानी यादों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, कहीं ना कहीं वो अफेक्ट तो हो दिखाया जाता है। यांशी एक ओल्ड के साथ मिलने के लिए गई हुई होती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रही होती है। जैसे बातें खत्म होता है वो दिखती है वहाँ पर तो शौक में आती है। वो सोचती है यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वो सोचती है अगर पूछना है तो मेरा दिमाग ही खराब करेगा, इसीलिए चुपचाप वहाँ से क्रॉस होती है। और हमें दिखाया जाता है
वहाँ पर तभी नन जो थी वो बोलने लगती है कि रूही भी आई हुई है, जल्दी आओ। वो सोचने लगते है वॉशरूम में जाकर रूही कौन होगी, फिर सोचती है कि बात तो मेरा 7 साल पहले वाला रिलेशन है, तो मैं क्यों सोच रही हूँ रूही जो भी हो मुझे क्या। तभी हमें दिखाया जाता है यान्सी थी वो देखती है और हमें दिखाया जाता है दरवाजा नक नक होता है, दरवाजा वो खोलती है तो उस टाइम पे प्रथाशियन उसे पीछे से करता है और बोलता है बेबी तुमने मुझे मिस किया। और तभी वो बोलते है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्ट्रेंजर के घर पे। स्ट्रेंजर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार से बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि तुम उनको जानते हो। वो बोलता है एक्चुअली मेरे दादाजी के फ्रेंड है, ऐसे नहीं कहता। बोलते हैं ओ मतलब तुम भी यहाँ पर मेरे पीछे पीछे आए हो। वो उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ, ऐसे भी तुम जहाँ पर होती हो वहाँ पर मुझे तो नहीं होता है ना। उसके बाद तो उससे बोलता है बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो बोलती है ऐसे रूही कौन है। वो बोलता है जो भी डजेंट मैटर। तभी बाहर से दरवाजा पीटने लगती है रूही, अंदर सिंह को आवाज लगा रही थी। ओ उससे देख के बहुत खुश होती है, बोलती मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बोल के मस्का लगाने लगते हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था। और हमें ये दिखाया जाता है रूही होती है, रूही जो यांसी रूही जो थी वो दादाजी के पास आती है और उसके बाद वो बोलने लगती है दादाजी की अब तुम दोनों को शादी घर में सुधर चाहिए। लेकिन सिंह क्लियरली बोलता है कि मैंने रूही को अपनी छोटी बहन के अलावा कुछ नहीं माना है, ऐसे भी बचपन से हम दोनों साथ में, तो रिलेशन वाली कोई बात ही नहीं, तो आई थिंक जरूर समझेंगे बोल के वो वहाँ से चला जाता है।